Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to yet another edition of Sunday Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331 4444, 2342-1050 and 2331-0464, and of course do prefix the code 011. Your anchors for today, Subodh Mishra and Sarabjit Kaur. धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पहले हेडलाइंस सरबजीत से। India is witnessing an unprecedented phase of certainty amidst global uncertainty, says Prime Minister Narendra Modi. Domestic markets to focus on corporate earnings, inflation data and geopolitical developments for cues next week. And global spot gold price jumps nearly 4%, while silver surges almost 10% last week. दुनिया भर में फैली अनिश्चितता के बीच भारत में अभूतपूर्व निश्चितता का वातावरण है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगले हफ्ते देश के शेयर बाजारों का फोकस रहेगा कंपनियों की आमदनी, मुद्रास्फीति के आंकड़ों और वैश्विक घटनाओं पर। और पिछले हफ्ते सोने की वैश्विक कीमतें लगभग 4% बढ़ी, जबकि चांदी में लगभग 10% का उछाल। Before we go any further in the program, listeners, may we just remind you once again, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. आइए पहली खबर पे नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत में अभूतपूर्व निश्चितता का वातावरण है। राजकोट में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए आयोजित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से कहा कि ये भारत में निवेश करने का सही समय है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के साथ साथ उद्योग के लिए तैयार कार्यबल आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। गुजरात का सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र विनिर्माण, पर्यावरण अनुकूल विकास और गतिशीलता के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। उन्होंने बताया कि कच्छ में विश्व का सबसे बड़ा 30 गीगावाट का स्वच्छ ऊर्जा पार्क विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोरबी जामनगर राजकोट औद्योगिक क्षेत्र को बड़े आकार, कौशल और वैश्विक संपर्कों के कारण मिनी जापान उपनाम मिला है। उन्होंने बंदरगाह आधारित विकास, मछली पालन और अवसंरचना में निवेश के बड़े अवसरों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उद्योग के लिए तैयार कार्यबल और जीएसटी, आईटी, बीमा, श्रम और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अगली पीढ़ी के सुधारों से भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से सौराष्ट्र के
7 जिलों में 13 ग्रीनफील्ड स्मार्ट औद्योगिक एस्टेट का शुभारंभ किया और राजकोट में एक विशेष चिकित्सा उपकरण पार्क का उद्घाटन किया। Subodh, while you were letting us know the big story of the day, I can see that callers have already connected with us. जी Our first caller is from Gujarat. राजन जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछें। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मैडम, मेरा सवाल ये है कि मुझे प्लेटिनम और कॉपर जैसे धातुओं में भविष्य बताइए और इसमें एसआईपी के जरिए कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। हम श्रोताओं को फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि रविवार का प्रोग्राम हमारा खास तौर पर म्यूचुअल फंड्स पर होता है और हम म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के ही जवाब दे पाएंगे। आप बाकी के सवालों के लिए शनिवार को और सोमवार को फोन कर सकते हैं जब हम कॉलर्स को कनेक्ट करते हैं जनरल सवालों के लिए। अगले कॉलर है हमारे साथ महाराष्ट्र से मंगेश। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न टैक्स के बारे में है। सर, मैंने म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया और 10,000 रुपए उसको प्रॉफिट हुआ है, पर मैंने शॉर्ट टर्म में विड्रॉ किया तो जो 20% टैक्स प्रॉफिट पर लगता है क्या उस। और दूसरा प्रश्न सर ये है, ये जो 20% टैक्स शॉर्ट टर्म में लगता है ये सब इन्वेस्टर को लगता है क्या, छोटे इन्वेस्टर के लिए टैक्स है क्या, इसके बारे में पूछना था। जी मंगेश जी, म्यूचुअल फंड्स में एक खास बात ये है कि जब आप खरीदते हैं तो कोई छोटा हो कोई बड़ा हो सेम प्राइस पे खरीद बेच आप कर पाते हैं, क्योंकि एक ही एनएवी होती है एक फंड की। इसी तरीके से टैक्स में भी यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं रहता है, सबको जिसने भी प्रॉफिट बनाया है उसको यहाँ पे टैक्स लगता ही है। एंड इक्विटी में शॉर्ट टर्म के लिए आपने सही बोला, 20% का टैक्स रेट बिल्कुल एप्लीकेबल है। वो जो एप्लीकेबिलिटी है वो सिर्फ आपके गेन अमाउंट पे ही रहती है। तो जो आपने बोला 10,000 का गेन है, उस पर अगर आप 1 साल के अंतर्गत निकाल रहे हैं तो 20% का टैक्स आपको देना पड़ता है। मैं यहाँ पे इससे भी ज्यादा जरूरी एक बात मेंशन करना चाहूंगी, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट को ना आपको लंबे समय के लिए ही रखना चाहिए ताकि आपको उसका भरपूर फायदा मिल पाए। जैसे ये आज की तारीख में आप 10,000 बोल रहे हैं, आप 5 साल अगर ये लगातार करते रहेंगे, आप उस टाइम का कमाल देखेंगे कि वो कितना ज्यादा आपको फायदेमंद रह सकता है, इवन आफ्टर जो लॉन्ग टर्म में टैक्स लगता है 12.5% का। और अगले कॉलर दिल्ली से हैं। योगेश जी, अपना सवाल पूछें। जी नमस्कार आप सभी को। मेरा सवाल ये है कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि शेयर मार्केट में जब लोग बहुत ज्यादा पैसे विड्रॉ करने लगते हैं तो उससे बहुत ज्यादा नीचे आने लगती है मार्केट, शेयर का भाव नीचे गिर जाता है। तो क्या सेम चीज ईएलएसएस फंड के केस में ये चीज मानी जाए, क्योंकि उसमें 3 साल का लॉक इन है, तो अगर ड्रॉ डाउन आता है तो क्या ईएलएसएस के केस में एक बारबंदी का या फिर एक उसमें एक मतलब एक बैरियर का काम करता है ड्रॉ डाउन में, क्योंकि उसमें लोग विड्रॉ नहीं कर सकते बहुत जल्दी पैनिक होते हुए। दूसरा मेरा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, क्योंकि पीपीएफ में या किसी और फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में तो आपका इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है और उसके बाद 1 लाख रुपए पे अगर 10,000 इंटरेस्ट लगा तो 1,10,000 पे फिर नेक्स्ट वाला काउंट होता है। बट म्यूचुअल फंड में ये चीज शायद पॉसिबल नहीं है, तो कैसे हम लोग कंपाउंडिंग कंसिडर करते हैं? जी योगेश जी, जो आपका पहला सवाल है ड्रॉ डाउन को लेकर, तो ये आपका थॉट बिल्कुल सही है। किसी भी चीज में जब लोग एक तरीके का विड्रॉल का ऐसा इम्पैक्ट आ जाता है कि हम इसे बोलते हैं देयर इज अ रन ऑन द फंड, मतलब सब फंड से भागना चाह रहे हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो जो डिमांड प्राइस सप्लाई ये सारे इकोनॉमिक के डायनामिक्स होते हैं ये वर्क करने लग जाते हैं और उसका इम्पैक्ट ये रहता है कि वो आपको एक तरीके की शेयर मार्केट में गिरावट दिख रही होती है। बट ये बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं कि बिकॉज ईएलएसएस में एक लॉक इन है तो वो जो रन ऑन द फंड है वो काफी बाउंड बाय द लॉक इन है। 3 साल आपकी जिस एसआईपी इंस्टॉलमेंट को हो रहे हैं वही आप निकाल सकते हैं। ये जानकारी हमें समझ के लिए रखना बिल्कुल सही है, बट इससे हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या फिर जो पोर्टफोलियो हम बनाते हैं फंड्स को लेकर उस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं रहना चाहिए, बिकॉज ये वो वाली चीजें हो जाती है जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। हम पोर्टफोलियो उन चीजों को लेकर बनाते हैं, उन सोच को लेकर बनाते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल रहता है, विच इज हमारे गोल्स और हमारी सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। अब जहां तक आप कंपाउंडिंग की बात कह रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स या फिर किसी भी जो हम ये इक्विटी एसेट क्लास की बात कर रहे हैं, कंपाउंडिंग बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करती है कि आपने जब इन्वेस्ट करा
उस पे जो आपका जो भी आपको रिटर्न्स मिले वो वापस से आपके फंड में ही रहते हैं। जब तक आप रिडीम नहीं कर रहे हैं तब तक वो फंड में ही री इन्वेस्ट एक तरीके से हो रहे होते हैं, और फिर नेक्स्ट जब आप SIP करते हैं तो आपको क्यूमुलेटिव अमाउंट जो आपका बन जाता है पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो वैल्यू का, उस पे वो रिटर्न प्रतिशत मिल रहा होता है। तो इस तरीके से जब टाइम इन हैंड रहता है तो ये कंपाउंडिंग का जो बेस इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है हर बार बढ़ रही होती है। तो इस तरीके से वो कंपाउंडिंग बिल्कुल ऐसे वर्क कर सकती है। जी, लेकिन कंपाउंडिंग के लिए जो इनका सवाल था कि जैसे अगर हम कहीं इंटरेस्ट की बात करते हैं तो अगर 1 लाख लगाया, 1,10,000 हो गया, अगली बार वो 1,10,000 पे होगा। लेकिन उस तरीके से देखें तो असल में ये शायद जानना चाहते हैं कि क्या कुछ यूनिट्स अपने आप परचेज हो जाती हैं इनके अकाउंट में? ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक तरीके से इस तरीके से होता है जब आप न्यू इन्वेस्ट करते हैं आपको न्यू यूनिट्स नए रेट पर मिलेगा। लेकिन ये जो बढ़ी हुई कीमत है, पुरानी यूनिट्स जो आपने खरीदी है, यूनिट्स नहीं बढ़ेंगे, उनके रेट बढ़ते रहेंगे। राइट जी। जयपुर से जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र, सवाल पूछें। हाँ मैडम, जैसे हमको अपने परिवार में गांव पे 30,000 रुपए हर एक साल भेजना है जनवरी में। तो जैसे अभी मैंने जनवरी में भेज दिया, फिर 2027 में भेजूंगा, फिर 2028 में भेजूंगा। भाई, इनसे हमारा संपर्क टूट गया है और वाकई हमारे पास जो सवालों के सिलसिले हैं बहुत मजेदार हैं और बहुत वैरायटी आ रही होती है। जी, और स्नेहा आपको जोड़ रही थी। हाँ, मुझे ऐसा लगा ये पूछना चाह रहे थे कि अगर ऐसे हर साल मुझे भेजना है तो क्या कोई माध्यम है जहां हम धीरे धीरे करके डाल सकते हैं या रख सकते हैं कि 1 साल दे पाए? अगर हम मानते हैं कि प्रश्न ये था तो मैं ये डेफिनेटली मेंशन करना चाहूंगी कि लिक्विड फंड्स जैसे जो फंड्स होते हैं उनमें जितेंद्र जी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत कम बढ़ोतरी आपको देते रहते हैं और आप 1 साल में इसमें से निकालना सही रहता है। गिरावट के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और इसके साथ स्नेहा, अगर अभी हम देखें जो बाजार की हालत है, तमाम आशंकाएं दुनिया भर में दिखाई दे रही हैं कि क्या होगा और कैसे होगा, इसको लेकर भी बाजार में काफी आशंका है। कब क्या होगा अभी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो लगता है इस अभी इन्वेस्टर्स का मूड थोड़ा सहमा हुआ सा रहेगा, लेकिन देखते हैं। अब तो कल ही पता चलेगा कि क्या होता है। मुंबई से कपिल हमारे साथ आ गए हैं। कपिल, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी स्नेहा जी से एक रिक्वेस्ट है, मेरे को बताइए कि SWP क्या है। मेरा एक्चुअली रिटायरमेंट 2028 में ड्यू है, तो हाउ टू प्रोसीड विद दैट SWP? थैंक यू। राइट। सो कपिल जी, SWP इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म रहता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब जैसा इसका नाम है उससे अगर हम समझना चाहे तो एक तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाले कैसे ताकि वो आपके सेविंग्स अकाउंट में आए। ये बिल्कुल SIP की तरह वर्क करती है कि आप अपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सेविंग्स अकाउंट से पैसा आपके इस फंड में जाए, हर इतना पैसा हर इस तारीख पे। SWP बैंक को बस ये इंस्ट्रक्ट करती है कि आप फंड को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो इतना पैसा इस तारीख पे, इस फ्रीक्वेंसी पे आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करे, सो दैट एक तरीके से आपका जो एक सैलरी रहती है कि कंपनी से आपको क्रेडिट होती है, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट से आपके पास आ रही होती है, एक तरीके की आप इसको सैलरी मान सकते हैं और अपने एक्सपेंसेस के लिए इसे यूज कर सकते हैं। अब आपने ये बताया कि आपकी 28 में इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट ड्यू है, बट आप किस टाइप के प्रोडक्ट में इन्वेस्टेड हैं ये जानना जरूरी है। SWP यूजुअली हमें ट्राई करना चाहिए कि हम एक कंजर्वेटिव व्हीकल से कर रहे हैं, सो दैट कुछ आपके एक्सपेंसेस उसमें लगे रहते हैं, मतलब डेली यूज के लिए वो वहां पे लगे रहते हैं, तो उसमें उतार चढ़ाव उतना ज्यादा ना हो, क्योंकि आपको उससे अपनी हर साल का एक्सपेंस चाहिए कि आपके सेविंग्स अकाउंट में आता रहे। तो इस दौर पे जब रिटायरमेंट 2 साल के कुछ करीब रहती है, ज्यादातर एक फ्रेमवर्क जो आप अपने माइंड में बिल्ड कर सकते हैं वो ये है कि कुछ 1-2 साल के एक्सपेंसेस आप लिक्विड फंड्स में रखिए, जहां से आप SWP स्टार्ट कर दीजिए कि आपको हर महीने इतना पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में आता रहे, और जो बाकी का पैसा रहता है उसको एक एसेट एलोकेशन मेंटेन करनी चाहिए, जिसमें कम से कम ऐसा देखा गया है मॉडल्स को जब आप रन करते हैं कि 1/3 पैसा अगर आप इक्विटी एसेट क्लास में रखते हैं तो जनरली इट हेल्प्स यू टू continue with a healthy corpus for a very long time. All right, Sneha, the line had got disconnected earlier. I can see Jitendra ji is back again from Jaipur. Yes. जी, अपना सवाल पूछे। बिल्कुल सही समझा।
मेरा वही इशारा था कि 2026 में भी, 27 में, 28 में। तो एक दो लिक्विड फंड का नाम भी बता दीजिए फंड हाउस का, और लिक्विड फंड भी कई तरह का होता है, शॉर्ट डेट, अल्ट्रा डॉट, लिक्विड, तो उसका नाम भी बता दें प्लीज, और हम रिस्क ले सकते हैं थोड़ा। जी जितेंद्र जी, लिक्विड फंड एक्चुअली एक ही टाइप का रहता है, तो कोई भी एएमसी जिसका थोड़ा बड़ा लिक्विड फंड है, उनका एयूएम थोड़ा बड़ा हो, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो आपको अलाउ करता है, आपकी रिटायरमेंट सिचुएशन आपको अलाउ करती है कि आप कुछ एक्सपेंसेस आपको कहीं पेंशन से मिल रहे हैं या कोई रेंटल यील्ड आपको कहीं से मिल रही है, तो आप कम से कम 40% अपना पैसा इक्विटी एसेट क्लास में रख सकते हैं, जिसमें आप फ्लेक्सी कैप में अपने वो वाला 40% पोर्टफोलियो का पैसा रख सकते हैं। बाकी 1 साल के एक्सपेंसेस आप कोई भी एक लिक्विड फंड जिसका एयूएम अच्छा है उसका चुनाव कर सकते हैं। मोस्टली सब लिक्विड फंड्स एक ही तरीके के आपको रिटर्न आउटकम्स देते हैं, बस वो थोड़ा सस्ता रहे, एक्सपेंसेस चेक कर लीजिए और आप एयूएम चेक कर लीजिए। और जो बाकी का बल्क पैसा है आप उसको शॉर्ट ड्यूरेशन जैसे फंड्स में रख सकते हैं, और उनमें भी यही देखना चाहिए कि एक्सपेंस ज्यादा ना हो, एयूएम डिसेंट हो, और उनके जो रिटर्न्स है वो सबसे खराब समय में कैसे रहे हैं, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से आजकल हमें ऑनलाइन भी मिल जाती है। जी, अगले कॉलर हैं बिहार से टिंकू, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते जी, सवाल पूछें। सर मेरा 41 वर्ष एज है, मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहता हूँ, और इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो मेरा सेविंग अकाउंट में हर महीना जो इनकम होगा वो आ जाएगा, किस तरह किया जाए, ये हमें जानकारी चाहिए। जी टिंकू जी, मैं समझ पा रही हूँ, तो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आपने ये नहीं बताया कि आपका टाइम होराइजन कितना है इन्वेस्ट करने का, कितने समय के लिए आप करना चाह रहे हैं। अगर तो आपका टाइम, मान लीजिए आप 5 साल तक लगे रह सकते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में, एसआईपी माध्यम से 1000, 5000 आप डालते रह सकते हैं, तो क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप अग्रेसिव हाइब्रिड जैसे फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। कोई भी 2 अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में आप अपने जितना आप अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको तोड़ के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल तरीका रहता है, आजकल ऑनलाइन भी हो जाता है कि आप अपने बैंक अकाउंट का जो ऐप होती है या फिर आप बैंक जाकर देखते हैं अगर, तो उनको बस बताना रहता है कि ये 2 अग्रेसिव फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है और इतना पैसा आपको डालना है। आप वहां जाके बता सकते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से वहां इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं कि इतना पैसा इस फ्रीक्वेंसी पे आप चाहेंगे कि वहां जाए, और आप 5 साल तक इसमें बने रहिए तो ज्यादा फायदेमंद रहता है। We have another caller lined up. दिनेश जी फ्रॉम दिल्ली, अपना सवाल पूछें। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से। जी मैं ये पूछना चाहता, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में एसआईपी के द्वारा हर वीक इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन सा म्यूचुअल फंड है एग्रेसिव एज वेल एज नॉन एग्रेसिव जिसमें मुझे लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। जी सो सर, हाइब्रिड फंड्स एज अ कैटेगरी जो रहती है उसमें हर टाइप का फंड होता है, बट कमाल की बात यह है कि अगर हम अग्रेसिव हाइब्रिड की बात कर रहे हैं तो उसमें हर फंड का एक ही मैंडेट होता है कि उनको कुछ 65% इक्विटी में रखना है और कुछ 35 जो है वो डेट में रखना है। तो एसेट एलोकेशन के हिसाब से वो सब आपको सेम तरीके का एक रिस्क रिटर्न आउटकम ऑफर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स फंड मैनेजर किस टाइप से उसको मैनेज करता है उससे रिटर्न और रिस्क आउटकम्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, बट जनरल बेसिस पे पूरी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। तो आप कोई भी 2 अच्छे फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। देखना जरूरी सबसे ज्यादा ये रहता है कि उनका मार्केट के हर उतार चढ़ाव में किस तरीके का प्रदर्शन रहा है, जो आपको बिल्कुल ऑनलाइन माध्यम से रोलिंग रिटर्न्स के ग्राफ से ये चीज दिख जाती है। तो जिनका प्रदर्शन अच्छा रहता है, जो बुरे समय में गिरते तो जरूर है क्योंकि उनमें इक्विटी रहता है, बट उतना नहीं गिरते जितना बाकी सब गिरते हैं, और बढ़ते समय में अगर वो बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं बट वो उतना दे रहे हैं कि वो उस बुरे समय को ओवर पार कर पा रहे हैं, तो ऐसा फंड हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जो आपने बोला नॉन अग्रेसिव
उससे अगर मैं मतलब समझ पा रही हूँ जहां पे इक्विटी का एलोकेशन कम रहे, तो ऐसे फंड्स कंजर्वेटिव हाइब्रिड होते हैं जो कुछ 25% एलोकेशन इक्विटी में रखते हैं। बट आपने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर तो ये लॉन्ग टर्म कुछ 5 साल का है जो हम इतना अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के माध्यम से, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप अग्रेसिव हाइब्रिड टाइप के फंड्स में ही इन्वेस्ट करें, जहां पे ये 65 इक्विटी का एक्सपोजर आपको मिल जाता है और इस लंबे समय में एक अच्छा ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो को मिल सकती है। All right, let's see how the markets are expected to look up next week. After breaking 2 weeks of rising streak last week, domestic markets are likely to focus on key domestic and global cues, including the start of December corporate earnings season, domestic inflation data, and tariff news for cues next week. Last week, the Sensex plunged 2,186 points, or over 2.5%, to close at 83,576, and the Nifty shed 645 points, or 2.5%, to end at 25,683. The coming week is all set to be macroeconomic heavy as India's CPI inflation, WPI inflation, trade balance and foreign exchange reserves data will be announced. Apart from that, investors are likely to keep a close watch on earnings season starting next week. Globally, the US Supreme Court's important decision on tariffs announced by Trump administrations will also be in focus. The Supreme Court is scheduled to deliver its decisions on January 14th. जी, एक और कॉलर जुड़ गए हैं शिमला से। राकेश हमारे साथ हैं। राकेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो हम म्यूचुअल फंड का मैं जानना चाहता हूँ, तो हम किस तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप ऑनलाइन इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम दूर दराज रहते हैं? जी बिल्कुल राकेश जी, आपने मेंशन करा ऑनलाइन, विच मींस इंटरनेट कनेक्शन की अवेलेबिलिटी देश में हर सब जगह ही है। और मतलब क्योंकि राकेश जी ने मेंशन करा विच मींस इजीली अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल amphiindia.com पर जाकर ये म्यूचुअल फंड्स की जितने भी फंड्स एग्जिस्ट करते हैं उनका डिटेल भी वहां पर मिलती है, कौन सा किस टाइप का होता है वो भी मिलता है। और अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर की मदद चाहते हैं तो वो भी आपको इसी माध्यम से मिल जाती है। और इंफॉर्मेशन लेने के अलावा अगर लेट्स से आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नहीं करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो आप एक सिंपल सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, या फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज खुद अपनी वेबसाइट से भी आपको इन्वेस्ट कराती हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है जानकारी लेकर ये समझें कि हम कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किस टाइप के फंड में हम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। छोटा समय है तो हमें लिक्विड फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स देखने चाहिए। 5 साल से ज्यादा समय है तो अग्रेसिव हाइब्रिड, फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम चेन्नई सुबोध। राजा जी, अपना सवाल पूछें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। I have a basic question. Like I have SIP of 1 lakh every month, ma'am. Okay. In that, I have some 7-8 of them in SIP. In some of the funds after, hello? Ji. Some of the funds are giving 60 to 70% profit, ma'am. So how can I book the profit? This is my basic question. Should I sell the entire all units or partial, means how to do that? If we want to book some profit from that, it says 60-70% चला गया, कुछ तो बुक करना चाहिए, नहीं तो नीचे चले जाता कभी-कभी. That's what my doubt. जी, so Raja ji, absolutely. This will happen that once you have been seeing returns like 60-70%, markets of course will show their true colors and it might fall, but that is what time and compounding helps you navigate through. So the idea is to stay invested even in those high kind of periods as well as those low kind of periods to generate something like, after 10 plus years, you see your corpus double up or even better if the market timing, if the market supports you. Having said that, if, you are still looking to redeem, not for a goal that you have achieved, which is generally preferable to do, but for some profit booking. So the idea usually is that, of course, if you want to book in a particular fund, the idea is to sell
those units that you already hold. But if you can at least do it this way, that to protect yourself from the tax bit, 1.25 lakh is sort of exempted from tax when you are holding your equity funds for greater than 1 year. So at least you can redeem those kind of gains so that the tax impact also remains measurable. उतना ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो पे उसका असर नहीं रहेगा. बट फिर भी एक तरीका जो देखना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए, वो बेटर ये रहता है दैट यू लुक एट इट इन अ वे that you are rebalancing your portfolio. Let's say because of this 60 to 70%, your equity allocation has shot up while you were always wanting equity to be 50-50% with equity and debt, but equity has from 50% become, let's say, 60%. So that 10% can be redeemed but not kept in your savings account, because generally you consume that amount once it hits your savings account. You shift that to debt. This way you will be able to come back to or restore your asset allocation to 50-50, as well as book your profit and save it in a lower asset class where the risk return aspect will be much more balanced. जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से महेश. स्वागत है आपका, सवाल पूछें. गुड इवनिंग. एक्चुअली मेरे क्वेश्चंस दो हैं. एक्चुअली is there any fund actually for Indian investors to invest in the overseas markets through GIFT City? That is one question. Second one is, in the volatile market, which one is preferable? Is it a multi-asset or hybrid aggressive? See, Maheshji, taking your second question first, in any kind of market, one particular strategy that always works out is having an asset allocation. Both aggressive hybrid and multi-asset allocation categories aim to do just that. They work around with a particular asset allocation. The difference is that for multi-asset allocation, the kind of mandate that SEBI has given is just about the minimum percent that particular fund can hold across equity, debt and commodities, which is generally seen as gold in Indian multi-asset funds. So 10% equity, debt, gold you will definitely get in a multi-asset allocation without fail. But these multi-asset allocations have their own strategies, and that is why each of them might just differ in what asset allocation they are providing you with versus what you are comfortable with. Thus, aggressive hybrid actually comes and helps in here because it has a mandated asset allocation of 65 equity and 35 debt. So in any kind of market, if the particular asset allocation the fund is providing you is aligning with your asset allocation, that is how it should be looked at. All right, let's see how the precious metals fared last week. Global gold and silver prices jumped last week as investors weighed weaker than expected US payrolls data along with geopolitical uncertainty. Global spot gold prices jumped 4% this week to end the week at $4,509.5 per ounce. Yellow metal hit a record high of $4,549.71 on December 26th. Meanwhile, spot silver prices surged nearly 10% to $79.85 per ounce. Geopolitical tensions remained high amid intensifying unrest in Iran, continued fighting in Ukraine, the U.S. capture of Venezuela's President Nicolas Maduro, and Washington's renewed signals over taking control of Greenland. और स्नेहा, आज वक्त इतना ही है. कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जी, धन्यवाद. Yes, listeners, it's time now to wrap up the show, but before that, a reminder of the headlines. India is witnessing an unprecedented phase of certainty amidst global uncertainty, says Prime Minister Narendra Modi. Domestic markets to focus on corporate earnings, inflation data and geopolitical developments for cues next week. And global spot gold price jumps nearly 4%, while silver surges almost 10% last week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें. Market Mantra.